गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम हैं कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज में, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार का पार्ट 1 देखेंगे, यानी कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के क्या क्या कार्य होते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग पीहू। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्लास की यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 के एक सवाल से। देखो दोस्तों, मैं एनवायरनमेंट का जो स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहा हूं, मैं आपको डेली एक क्वेश्चन ऐसा बताता हूं जो जिस पे यूपीएससी ने जरूर सवाल पूछा हुआ है। देखिए, इस पर शुरुआत करते हैं। 2013 का सवाल है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। पहला है महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। यानी कि उनका जो उत्पादकता है उसका क्रम बताना है घटता हुआ, यानी मैक्सिमम किस में है उत्पादकता और मिनिमम किस में है। तो इसका आंसर तो दोस्तों सी है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव की है, फिर उससे कम घास स्थल, उससे कम झील और सबसे कम महासागर की। लेकिन दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है ये उत्पादकता से पूछा गया है, प्रोडक्टिविटी से। तो डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं, उत्पादकता के कंसेप्ट को समझते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखो समझिए। पारिस्थितिकी उत्पादकता, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है दोस्तों। इसको ऐसे समझो दोस्तों, कोई क्षेत्र है, ठीक है। किसी क्षेत्र में जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक है, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक मींस हरे पेड़ पौधे, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और खुद का भोजन खुद बनाते हैं, उनके द्वारा दोस्तों प्रति इकाई सतह पर और प्रति इकाई समय में जो कुल संचित ऊर्जा है ना, सकल संचित ऊर्जा, वही उत्पादकता है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है। अब देखो कैसे। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा दोस्तों जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। डिफरेंस को समझना, उत्पादकता क्या है, उनके द्वारा जो कुल संचित ऊर्जा है प्रति इकाई सतह पर प्रति इकाई समय में किसी क्षेत्र में, किनके द्वारा, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों द्वारा। और उत्पादन क्या है दोस्तों, उनके द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन किया गया है वो प्राथमिक उत्पादन है, इसीलिए इनको प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो ये उत्पादकता है ये दो कारकों पर निर्भर करेगी। पहला, जो ये हमारे प्राथमिक उत्पादक हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको उपलब्ध होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा क्या है दोस्तों, इस पर उत्पादकता निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि अगर इनको सौर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो उत्पादन कम होगा। दूसरा दोस्तों, ये क्या करते हैं, देखो जो स्वपोषित है ये सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सौर ऊर्जा सूर्य से, और इसको कन्वर्ट करते हैं रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि आहार में, अपने भोजन में। तो इसको जो कन्वर्ट करने की, जो रूपांतरित करने की जो कैपेसिटी है उस पर भी उत्पादकता निर्भर करेगी, रूपांतरित करने की क्षमता। यानी कि जिस पादप की या जिस वृक्ष की ये कैपेसिटी ज्यादा होगी वो उत्पादन ज्यादा करेगा, उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी, और जिसकी कम होगी उसका कम होगा। अब इसको देखने के बाद दोस्तों इसका उत्पादकता जो है, ये प्राथमिक उत्पादकता जो हमने देखी, इसका मापन कैसे किया जाता है, ये दो तरीके से किया जाता है। पहला तो है सकल प्राथमिक उत्पादन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, सकल प्राथमिक उत्पादन, ये है दोस्तों जो प्राथमिक उत्पादक है हरे पेड़ पौधे, इनके द्वारा जो कुल सकल ग्रॉस आत्मसात की गई है, ग्रहण की गई जो ऊर्जा है, जो टोटल, वो सकल प्राथमिक उत्पादन है। फिर शुद्ध क्या बचा, अब शुद्ध को देखिए, जीपीपी जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, इसमें से अगर हम माइनस कर दें किसको, जो ये पेड़ पौधे हैं जो श्वसन क्रिया भी तो करते हैं, उस श्वसन के माध्यम से जो इन्होंने ऊर्जा खर्च कर दी है, अगर उसको माइनस कर दें, जीपीपी माइनस श्वसन में खर्च की गई ऊर्जा, श्वसन में खर्च की गई ऊर्जा, वो आ जाएगा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन।
यहां तक समझ में आया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्राथमिक उत्पादकता देख रहे हैं, दो तरीके से मापन किया जाता है, सकल प्राथमिक उत्पादन और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। सकल प्राथमिक उत्पादन क्या है? टोटल आत्मसात की गई ऊर्जा। और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन क्या है? उसमें से अगर हम श्वसन में जो खर्च की है उसको माइनस कर दें तो बचेगी शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। अब दोस्तों ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादन है, ये ही पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है, स्टोर होता है। देखिए इसको, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है। और अभी जो जैव भार है इसका ये क्या यूज होता है जो पौधों में संचित हुआ है दोस्तों? इस जैव भार के माध्यम से दोस्तों इन पर जो निर्भर शाकाहारी हैं, जो घास फूस ये सब खाते हैं शाकाहारी, और जो अपघटक हैं वो इन पर निर्भर है, इस जैव मास पर, इस शुद्ध अपघटक और शाकाहारी। देखिए ये इनके भोजन के काम में आता है ये पॉइंट। तो ये आपको शुद्ध, ये जो है पारिस्थितिकी उत्पादकता, इसमें ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब जैव मास, बायोमास क्या होता है दोस्तों? जैव भार, ये दोस्तों पौधों या जंतु का शुष्क भार होता है, ड्राई ऑर्गेनिक मैटर होता है, इतना याद रखना। ड्राई ऑर्गेनिक मैटर किसी भी जंतु या पादप का जैव भार, उस जैव भार को जीव जंतु जो शाकाहारी हैं वो इससे भोजन ग्रहण करते हैं, और अपघटक। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखना, देखो जो बायोमास की वृद्धि दर है, ये पॉइंट भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमास की वृद्धि दर, वो तो क्या है, उसको तो क्या बोल रहे हैं? उत्पादकता। बायोमास की वृद्धि दर, उत्पादकता। और जो सकल बायोमास की मात्रा है दोस्तों, उसको बोल रहे हैं उत्पादन। ये दो पॉइंट में डिफरेंस याद रखना है, यहां भी बताया मैंने और इससे पहले भी बताया था। और एक इसमें और याद रखिएगा कि जो समुद्री पायतंत्र होता है ना दोस्तों, उसमें समुद्री उत्प्रवाह होता है, अपवेलिंग होता है। अपवेलिंग मींस जो समुद्र का नीचे का पानी होता है ना, समुद्र तल का, वो ऊपर आता है। अब वो जब ऊपर आता है तो अपने साथ दोस्तों पोषक तत्व लेके आता है, और वो पोषक तत्व सतह पर आ जाते हैं। अब वो पोषक तत्व सतह पर आ जाएंगे तो क्या होगा? वो जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको वो प्राप्त होते हैं, वो उनको आहार में लेते हैं, तो इससे उत्पादकता बढ़ती है। ये पॉइंट आप याद रखना। तो ये है दोस्तों इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक समझ में आया होगा आप सभी को। अब देखिए इस पर एक सवाल, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 अभी दिखाया था, पीवाईक्यू एक ये दूसरा है। इसमें क्या पूछा है? पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, जो भी हम देख रहे थे, अपवेलिंग क्षेत्र, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। बताइए आप लोग कमेंट करके क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, अपवेलिंग जब होती है नीचे से पानी ऊपर आता है, तो अगर सूक्ष्म जीव ऊपर आते हैं तो उत्पादकता बढ़ती है, ऐसा बताया था अभी? नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है। पोषक तत्वों को सतह पर लाकर, हाँ ये अभी हमने डिस्कस किया था कि पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और उत्पादकता बढ़ती है। क्यों? फोटोसिंथेसिस करते फाइटोप्लैंक्टन। तीसरा है जीवों को अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो देखो दोस्तों ओनली ये दो है, इसमें तो केवल दो सही है। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे और दूसरा सवाल हमने देखा जो यूपीएससी ने पूछा। अब इस पर अब देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, जो अभी देखा क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन बराबर क्या है? सकल प्राथमिक उत्पादन माइनस श्वसन में खर्च की गई ऊर्जा, श्वसन में खर्च की गई ऊर्जा। इसको अगर घटा देते हैं दोस्तों तो हमारा एनपीपी आ जाता है। तो अब इसमें बस ये पूछा है कि एनपीपी की जो उच्चतम मात्रा है वो कहां होगी इन चार में से। तो ये फैक्ट आप याद रखना, उष्णकटिबंधीय वन में होगी या दलदल में होगी या रीफ में होगी या वनस्थली और झाड़ी वाली भूमि पर होगी। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, उष्णकटिबंधीय वन में ज्यादा होगी। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में बढ़ता जाता है तो इसे जैव संचयन कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। जैव संचयन की प्रक्रिया में संदूषक के अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन की दर सब एक समान होती है। तो दोस्तों देखो ये सवाल किस पर पूछा है? बायो एक्यूमुलेशन पर, जैव संचयन पर। तो देखिए
अब इसका आंसर आप खुद ही दोगे। पहले जैव संचयन को समझ लेते हैं कि आखिर बायो एक्यूमुलेशन होता क्या है। देखो ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 में पूछा हुआ है बायो एक्यूमुलेशन पर, बायो मैग्निफिकेशन पर सवाल है। ये क्या है, देखो किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। तो आहार श्रृंखला का जिसमें क्रम है आहार फसल, मूसक, सर्प और बाज। तो इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता किस जीव में होगी? बायो मैग्निफिकेशन पर सवाल है। देखो इसका जवाब भी आप खुद दोगे। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर जैव संचयन क्या होता है। देखो जैव संचयन को समझो। देखो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई जीव है कोई भी, और वो जीव दोस्तों आहार में किसी भी संदूषक यानी प्रदूषक को आहार में ग्रहण कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन हो, और ये संदूषक या प्रदूषक कैसा होगा दोस्तों? ये नॉन डिग्रेडेबल होगा, यानी कि जिसका अपघटन नहीं किया जा सकता, जिसका निम्नीकरण नहीं किया जा सकता। दूसरा ये होगा कि जीवधारी जो है ना, इसको उपापचयित भी नहीं कर पाते, मेटाबोलाइट भी नहीं कर पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई संदूषक है, यही मान लो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये किसी जीव ने, फॉर एग्जाम्पल छोटी मछली ने इसको ग्रहण किया, छोटी मछली ने, और फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसने 10 mg ग्रहण किया। ठीक है, और इसको मेटाबोलाइट नहीं कर पा रहे, नॉन डिग्रेडेबल है। अब इसका जो इस 5 mg मान लो इसने बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया, तो जो बची हुई मात्रा है वो क्या होगा दोस्तों? इस प्रदूषक की 10 mg में से 5 mg वो इसमें स्टोरेज हो जाएगी मछली के अंदर। यही है बायो एक्यूमुलेशन। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना आप कि जो जैव संचयन का ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो होता क्या है, जो प्रदूषक है कोई भी, जो हम संदूषक फॉर एग्जांपल एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, इसका अंतर्ग्रहण कर रहा है, मछली का एग्जांपल ले लेते हैं, मछली इसका फिर स्टोरेज कर रहा है, और फिर इसका जो निष्कासन कर रहा है, इसका समग्र परिणाम, ये तीनों का समग्र परिणाम है। अब तीनों का समग्र परिणाम कैसे होगा दोस्तों? इसका जो अंतर्ग्रहण और संग्रहण, यानी इसको आहार में लेने की और इसको स्टोरेज करने की जो दर है वो ज्यादा होगी रेदर देन निष्कासन से। ये वाला ही एग्जांपल, यानी कि 10 mg सपोज कीजिए अपने आहार में लेती है और 5 mg को ये निष्कासित कर देती है, तो रिमेनिंग जो है ये 5 mg ये स्टोर हो जाएगा। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों इसकी निष्कासन की दर कम है। अगर मान लो 10 mg को ही बाहर कर देती तो कुछ स्टोर नहीं होता, कुछ संचय होता ही नहीं, बट ये 5 mg को ही बाहर कर पा रही है, तो 5 mg स्टोर हो रहा है। तो यही जैव संचय है दोस्तों, बायो एक्यूमुलेशन। अब इसमें एक ये जो जैव संचयन है, इसको प्रभावित करने वाले कारक और हैं, इसको भी देखो। पदार्थों का ग्रहण करना, ये इसको इफेक्ट करेगा। पदार्थों का भंडारण तथा पदार्थों को भंडारण की जो क्षमता है किसी जीव की, वो इसको इफेक्ट करेगा। पदार्थों का निष्कासन, हाइड्रोफोबिसिटी, ये सब जो है इसको देख लेना। तो दोस्तों ये हमने बायो एक्यूमुलेशन देखा। अगला इसमें देखो जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब ये अभी जो ग्रहण किया था इस छोटी मछली ने 10 mg फॉर एग्जाम्पल जो लेके चल रहे हैं हम, और इसने 5 mg निष्कासित कर दिया था, तो बचा कितना था? 5 mg। अब दोस्तों क्या होगा, पाचन तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, कल डिस्कस करेंगे फूड चेन क्या होता है। अब इस छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, ठीक है, और इस बड़ी मछली में दोस्तों जो पॉल्यूटेंट है, जो संदूषक है, प्रदूषक है, जो इसने आहार में लिया था, इसमें 5 mg मात्रा थी, बट इसमें दोस्तों ये इससे ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 mg होगी, और इस बड़ी मछली को जो खाएगा जो जीव, उसमें और भी ज्यादा रहेगी। ये जैव आवर्धन है, बायो मैग्निफिकेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस जैव आवर्धन के लिए भी इसके जो प्रदूषक है ना दोस्तों, उसमें 4 तत्वों में उसका होना आवश्यक है। इसमें दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता, विभिन्न प्रकार की वसा, मतलब फैट सॉल्युबल होना चाहिए, तभी वो अंदर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, सक्रियता होनी चाहिए। तो ये दोस्तों बायो मैग्निफिकेशन है और बायो एक्यूमुलेशन दोनों देखे। नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क तो सही आ रहा है इधर तो। अब देखो जो अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, इससे पहले जो सवाल थे अब उन सवालों को देखिए, अब आप खुद ही सॉल्व करोगे। देखो पहला, जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में बढ़ता जाता है तो इसे जैव संचयन कहते हैं। बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है। दूसरा देखिए, जैव संचय की प्रक्रिया में अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन की दर एक समान होती है।
तो एक समान होती है दोस्तों, अभी देखा हमने नहीं होती। हमने बताया था ना कि अंतर्ग्रहण और संग्रहण ज्यादा होगा, 10 mg का हो रहा था, और निष्कासन सिर्फ 5 mg कर पाएगी। तो बचा हुआ है जो 5 mg वो स्टोर हो जाएगा, संचय हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। तो क्या आंसर होगा? केवल एक। अब इसका यूपीएससी वाला सवाल देखिए, अब आप ये सॉल्व कीजिए। बायोमैग्निफिकेशन अभी पढ़ा है। इसमें क्या पूछा था? हमसे पूछा है कि किस जीव में, अभी हमने बताया ना, छोटी मछली उसको खाती है बड़ी मछली, फिर उसको कोई जीव खाएगा। तो ये जो है इसमें मान लो 5 mg था, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो वही सिंपल से सवाल पूछा है। देखो हमको आहार जो खाद्य श्रृंखला बता दी है कि पहले आहार फसल है, फिर मूसक है, फिर सर्प है, और फिर बाज है। ये खा रहे हैं इसको, प्रदूषक को। तो सबसे ज्यादा मात्रा किस में होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बाज में होगी, क्योंकि सबसे ऊपर वही है। अभी हमने ये देखा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जैव संचयन और जैव आवर्धन। देखो इसको इस डायग्राम से समझो, ठीक से समझना अगर अभी तक समझ में नहीं आया हो तो। जैव संचयन क्या है? देखो ये कोई संदूषक है, मछली खा रही है, उसमें देखो डिपॉजिट होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है, ऐसे स्टोर होता जाएगा। ये जैव संचयन है। क्यों होगा? अंतर्ग्रहण और वो निष्कासन की दर में अंतर होगा, इसकी वजह से। और जैव आवर्धन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? जो संदूषक की मात्रा फाइटोप्लैंक्टन में है, जो यहां दिया हुआ है 0.003 ppm। फाइटोप्लैंक्टन को कौन लेते हैं अपने आहार में? जूप्लैंक्टन। इसमें इसकी मात्रा बढ़ गई। जूप्लैंक्टन को कौन खाता है? छोटी मछली। इसमें इसकी मात्रा और बढ़ गई संदूषक की। और छोटी मछली को कौन खाता है? बड़ी मछली। इसमें संदूषक की मात्रा और बढ़ गई। और इसको कौन खाता है? ये। इसमें संदूषक की मात्रा और बढ़ गई 25 ppm। तो ये है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। आई होप आपको ये अब समझ में आए होंगे। गुड मॉर्निंग आरती। अब देखिए इस पर अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव संचयन किसी जीव के शरीर में किसी जहरीले रसायन के एकत्रीकरण को संदर्भित करता है। बिल्कुल, एकत्रीकरण स्टोरी तो होता है। दूसरा, जैव आवर्धन कृमिक पोषण स्तरों पर जहरीले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। हाँ, वृद्धि को संदर्भित करता है जैव आवर्धन। तीसरा है जैव सांद्रण। दूसरा ये है बायो कंसंट्रेशन। बायो कंसंट्रेशन ये जैव संचयन जैसा ही है, बट इसमें एक फर्क है दोस्तों। जैव सांद्रण जब होता है ना, तो उसमें जो जहरीला पदार्थ है, जो पॉल्यूटेंट जो है, जो संदूषक है जिसको ग्रहण किया है, वो केवल जल से अवशोषित कर पाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल और, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? अब यहां पर यह सवाल अनुक्रमण से है, सक्सेशन से। अब सक्सेशन क्या होता है, अनुक्रमण क्या होता है, ये भी देखते हैं। अभी ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ लेंगे तब आप इसका आंसर देना। देखो अब दोस्तों अनुक्रमण क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैविक समुदाय दोस्तों, उनकी प्रकृति होती है कि वो गतिक होते हैं, मोबाइल होते हैं। अब दोस्तों अब वो गतिक हैं, उनमें मोबिलिटी होती है, तो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं जो भी जैविक समुदाय। अब इसमें क्या होगा, देखिए कोई क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, अब उसमें पाई जाने वाली कोई वनस्पति है, वनस्पति समुदाय है, या फिर जंतु समुदाय। अब कोई ऐसा क्षेत्र है, ये वो समुदाय है, इसमें दोनों इसमें, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। और ये समुदाय रिप्लेस हो जाता है, ये जंतु और पादप समुदाय, किसी और दूसरे समुदाय से। इसको कोई और दूसरा आकर रिप्लेस कर लेता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सक्सेशन, अनुक्रमण। पढ़िए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, वो है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। पहले यहां पर वनस्पति और जो जंतु थे वो उनकी जगह पर कोई दूसरे आ गए। अब ये दो तरीके का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना। एक तो होता है प्राथमिक अनुक्रमण, एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। अब प्राथमिक अनुक्रमण जो है ना दोस्तों, इसका अवलोकन अब करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब पृथ्वी पर ऐसे स्थान बचे नहीं है जहां पर किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं हो। अब प्राथमिक जो अनुक्रमण है ये होता क्या है, पहले ये समझो दोस्तों। ये क्षेत्र है कोई, तो प्राथमिक अनुक्रमण जिस
ये ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां कोई भी समुदाय अस्तित्व में नहीं हो। पहली बार जो समुदाय यहां अस्तित्व में आएगा, पहली बार जंतु समुदाय, पादप समुदाय जो भी है, वो दोस्तों प्राथमिक अनुक्रमण है। और ये सामान्यतः कहां होता है? चट्टानों, नवनिर्मित डेल्टाओं, द्वीप समूह, लावा, हिमोड, इन पर ये होता है दोस्तों। अब इसमें ना प्राइमरी जो सक्सेशन है, प्राथमिक अनुक्रमण है, इसमें 3 आप कम्युनिटी याद रखना। पहला तो अग्रगामी समुदाय, पायोनियर कम्युनिटी, दूसरा अनुक्रमिक समुदाय, और तीसरा दोस्तों क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरमोत्कर्ष समुदाय। इनको कैसे याद रखो? देखो, पायोनियर कम्युनिटी क्या है? जो ये खाली जगह है दोस्तों, जो हम डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी सक्सेशन का, इस जगह पर जो समुदाय सबसे पहले आता है, सबसे पहले अपना वास स्थान बनाता है, वो है दोस्तों पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है। अब इस पायोनियर कम्युनिटी को जो रिप्लेस करता है वो है अनुक्रमिक समुदाय, दूसरा। और दोस्तों अनुक्रमण के इस चरण में जो सबसे एंड में आता है, चरमोत्कर्ष पर जो आता है, वो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इसको देखो, इस डायग्राम से समझो। देखो, ये है प्राथमिक अनुक्रमण और ये है द्वितीयक अनुक्रमण, इसको बाद में देखेंगे। इसको देखो, ये नग्न चट्टान है, अग्रणी पायोनियर कम्युनिटी है, लाइकेन, मॉस अवस्था, ये सब। फिर छोटे पादप, लघु वर्षीय पादप बने, फिर घास, फिर झाड़ियां, और ये सब डेवलप हुए, और चरमोत्कर्ष अवस्था में देखिए वन बन गए। ये है प्राइमरी सक्सेशन। अब देखो, अब द्वितीयक अनुक्रमण देखते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण क्या है दोस्तों? इसको ऐसे समझो, ये क्षेत्र है जहां पहले प्राइमरी सक्सेशन हो रखा है, यानी किसी वनस्पति या जंतु समुदाय यहां था, वनस्पति समुदाय और जंतु समुदाय यहां है। ठीक है, ये रहा। लेकिन किन्हीं मानवीय कारणों से या किन्हीं प्राकृतिक कारणों से ये विलुप्त हो जाते हैं दोस्तों, और इनके विलुप्ति के बाद यहां पर कोई दूसरा समुदाय आता है, दूसरा समुदाय आकर अपना वास करता है। ये सेकेंडरी सक्सेशन है, द्वितीयक अनुक्रमण। इतना सा ही आपको याद रखना है। अब अनुक्रमण की ना दोस्तों कुछ अवस्थाएं, ये अवस्था आपको क्रम से याद होनी चाहिए। पहला है न्यूडेशन, वनस्पति रहित, जो एरिया होगा वो वनस्पति रहित होगा। दूसरा वहां पर माइग्रेशन होगा। तीसरा वहां पर आस्थापन होगा। चौथा वहां कंपटीशन होगा, स्पर्धा आपस में जीव जंतु में। फिर रिएक्शन होगा और फिर स्त्रीकरण आएगा, स्टेबिलाईजेशन। ये स्टेप आपको याद रखने हैं, 6 की 6। अब उस सवाल को देखो जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? दोस्तों नग्नीकरण जो है, न्यूडेशन, वो सबसे पहले आ रहा है और बाकी में है ही नहीं, ये पहला स्टेज था, तो ये सही है। आंसर इसका होगा ए। अब देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण देखा, हाँ ये द्वितीयक अनुक्रमण देखिए। अब देखो दोस्तों, पहले यहां पर कुछ था, प्राइमरी सक्सेशन हो रखा था। अब यहां पर कुछ वार्षिक पौधे आए, यानी कि जो वर्ष भर रहे और समाप्त हो गए। फिर यहां पर कोई वार्षिक बारहमासी और घास आई, फिर झाड़ियां विकसित हुई, फिर कुछ सॉफ्ट मुलायम वृक्ष विकसित हुए, और बाद में देखिए दोस्तों कठोर वन। ये चरमोत्कर्ष है। अब इस पर एक सवाल देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक अनुक्रम द्वितीयक अनुक्रम की तुलना में ज्यादा तीव्र होता है। अब बताइए मुझे कमेंट करके, तीव्र होगा क्या? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रम दोस्तों वो है जब उस स्थान पर कोई पादप या जंतु समुदाय था ही नहीं, सबसे पहले वही इवोल्यूशन हुआ उसी का। जब पृथ्वी का इवोल्यूशन हो रहा था, जब पृथ्वी उस टाइम की जब हम बात करते हैं, तो तब दोस्तों प्राइमरी सक्सेशन में तो बहुत टाइम लगा होगा ना। अभी द्वितीयक जो अनुक्रमण है वो कितना आसान है। मान लो यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई जंतु या पादप थे, वो चले गए, विलोपन हो गया, दूसरों ने आकर उनका स्थान ग्रहण कर लिया, तो इसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और दोस्तों चरम जो समुदाय है ना, ये सभी अनुक्रमों में एक जैसा होता है। हाँ ये स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 2। एक और सवाल देखिए अनुक्रमण पर ही। देखो ऐसे सवाल यूपीएससी बहुत पूछता है, कल भी हम इस पर डिस्कस किए थे कि कौन सा इकोसिस्टम को बेस्ट डिफाइन करता है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बताइए। पहला है किसी भी पारितंत्र में मांसाहारी जंतुओं और शाकाहारी जंतुओं का शिकार, उनकी संख्या को नियंत्रित। क्या ये पढ़ा था क्या अनुक्रमण में? नहीं दोस्तों, गलत है। किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों द्वारा खनिज तत्व, ये भी गलत है। किसी भी पारितंत्र की प्रारंभिक प्रजातियों का, ठीक है, द्वितीयक प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापन, ये पढ़ा था सक्सेशन में। सी इसका आंसर है, डी गलत है।
तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास को दोस्तों यही फिनिश करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन सब देखा, तो रिवीजन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि रिवीजन इज द की। गुड लक, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।